श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी ग्वालियर के इस विशेष पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत। श्रोताओं, ये पॉडकास्ट विशेष इसलिए भी है, इस पॉडकास्ट का ध्वन्यांकन हमारे स्टूडियो में नहीं हो रहा है, हम किसी के घर में हैं। दूसरा एक कारण ये है कि न्यायपालिका से जुड़े व्यक्तित्व आमतौर पर सार्वजनिक मंचों पर संवाद नहीं करते या बहुत सीमित संवाद करते हैं। ऐसे में आज का ये अवसर हमारे श्रोताओं के लिए बहुत विशेष है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में देश की न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए अब देर नहीं करते और शुरू करते हैं। महेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले जो सवाल हम करते हैं वो यही कि आकाशवाणी के साथ आपका जुड़ाव या परिचय, उसकी पहली स्मृति क्या है, और रेडियो से जुड़ा कोई अनुभव या विशेष याद है तो हमारे श्रोताओं के साथ साझा करिए। सबसे पहले आकाशवाणी ग्वालियर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे श्रोताओं के साथ मुखातिब होने का अवसर दिया। जहाँ तक आकाशवाणी ग्वालियर से जुड़ने का प्रश्न है, ये मेरा तीसरा अवसर है। पहले एक स्टूडेंट लाइफ में मैं जब ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य विद्यालय में विधि का छात्र था, तब हम कुछ स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ एक संवाद हुआ था और उस संवाद का मैं पार्ट था। किस ईयर की बात है सर? 1983-84 की बात है। दूसरा अवसर मुझे मिला जब मैं आकाशवाणी ग्वालियर के स्टूडियो में था और संविधान, राइट ऑफ इक्वालिटी और पर्सनल लिबर्टी पर बोलने का अवसर मिला मुझे। तब मैंने ग्वालियर के श्रोताओं को आकाशवाणी के माध्यम से अपने विचार साझा किए थे, और आज मैडम आपकी मेहरबानी से तीसरा अवसर मुझे मिला है। मैं आकाशवाणी ग्वालियर से पहले से जुड़ा रहा हूं और अपने श्रोताओं को अपने अनुभव साझा करने में कोई मुझे हेजिटेशन नहीं है। लिसनर के तौर पर अगर मैं देखूं, मेरे पास एक बुश का रेडियो हुआ करता था, छोटा सा, और आकाशवाणी ग्वालियर आधा घंटे का एक स्पेल देती थी इवनिंग आवर्स में। कभी कभी पढ़ने के बाद वो गाने सुना करते थे। ये किस ईयर की बात है सर? ये मेरे स्टूडेंट्स लाइफ की बात है। मैं ईयर तो उस समय नहीं बता सकता, पर उस समय जब बोर हो जाया करते थे तो फिर रफली दिस मस्ट बी समवेयर 82 to 85। सर, अब आप अपने पारिवारिक परिवेश, शिक्षा और प्रारंभिक जीवन से लेके न्यायपालिका में इस पद तक पहुंचने की यात्रा के विषय में संक्षिप्त में विवरण दीजिए। मेरा जन्म एक ऐसे स्थान पर हुआ, जौरा डिस्ट्रिक्ट मुरैना, जो उस समय 10 उन्मूलन समस्या से उलझ रहा था। तो जब उस परिवेश में मैं पला बढ़ा, तो मुझे याद है कि जब मेरी मिडिल एजुकेशन थी 1972 में, वहाँ पर डेकॉइट सरेंडर हुआ था, और जिस दिन सरेंडर हुआ उस दिन मेरा 7वें का हिंदी का पेपर था जो पोस्टपोन हुआ था। मैंने मेरे घर पर जयप्रकाश नारायण, सुब्बा राव दोनों को बैठे हुए देखा, जो महात्मा गांधी आश्रम में एक शांति मिशन की स्थापना की थी, और उनका पूरा कार्य और उनका पूरा अटेंशन इस बात पे था कि इस क्षेत्र को कैसे हम डेकॉइट प्रॉब्लम से दूर करें। मैं उनको बैठे हुए देखता था। मुझे याद है एक लेडी आती थी, शांति बहन जी, तो उस समय मैं देखता रहता था, ये लोग बात करते थे। मैं 11 साल या 10 साल की एज होगी मेरी। मेरा जिज्ञासु था, तो मैं सोचता था ये क्यों। प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन गोचौरा में ली मैंने। फिर उसके बाद बीएससी लिया था मैंने, पर मेडिकल में सेलेक्ट नहीं हो पाया। बहुत अच्छा हुआ। घर की परिस्थितियों में मैंने देखा क्या किया जाए। फिर मैथमेटिक्स से हायर सेकेंडरी की मैंने। तो मेरा इंजीनियरिंग वो परसेंटेज बेस पे होता था एडमिशन, तो मेरा इंजीनियरिंग में भी नहीं हुआ। सब इंजीनियर्स मिल रहा था, सनावत मिला मुझे। आई ऑप्टेड नॉट टू गो। घर की परिस्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं थी। प्राइवेट बीए किया, फिर फादर की डेथ हो गई। फिर लॉ करने में यहाँ ग्वालियर आया। तब मैं आया तो मुझे लगा कि अब इतने डाइवर्जेंस के बाद मैं अपने आप को कैसे सेटल करूं। मैंने शुरुआत में गाय भैंस का गोबर भी फेंका है, कंडे थापे, दूध निकाला है। वहाँ से चल के ये 10 यूनिवर्सल समस्या ये दिखती थी, तो मैं सोचता था
कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्ट्रांग कैसे हो। तो बीए किया, लॉ की तरफ डाइवर्जन हुआ, तो मैंने उद्देश्य बना लिया कि अब मुझे इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करना है। और आकर के मैंने लॉ में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम ऑप्ट कर लिया और इंग्लिश मीडियम से मैंने पढ़ना शुरू किया। ये चीज़ें मुझे आगे लेके आई। फिर मैंने यहाँ पर आर.सी. लाहौटी साहब जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं भारत के, उनको ज्वाइन किया। उनके साथ मैंने उस नॉवेलिटी ऑफ द प्रोफेशन की जो नाइसिटीज़ थी वो लर्न की और धीरे धीरे काम करते हुए मैं 2005 में जज बन गया। 20 साल 7 महीने 4 दिन जज रहा। आज मैं आपके स्टूडियो में आपके साथ। नहीं, स्टूडियो आप ही का है सर आज। अपहेवल्स लाइफ के और ये सब अनुभव बताए आपने। हम ये जानना चाहेंगे कि न्यायिक जीवन में कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसा केस रहा है क्या जिसने आपके जो थॉट प्रोसेस है या न्याय के प्रति आपका जो दृष्टिकोण रहा उसको गहराई से प्रभावित किया हो निर्णायक स्तर पर? मैं हमेशा जुवेनाइल, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, डाउन टूडन और वुमन के प्रति सेंसिटिव रहा। जब भी मुझे उचित लिखने या करने का अवसर मिला मैंने किया। जब मैं मध्य प्रदेश में जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का चेयरमैन था, उस समय बहुत इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की सिस्टम में। यहाँ तक था कि मुझे अगर ये मालूम पड़ जाता था कि अबंडन बच्चा उस डिस्ट्रिक्ट में है तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से स्वयं संवाद करता था कि भाई इस बच्चे की टेक केयर क्यों नहीं हुई। यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिविजनल लेवल के ऑफिसर्स इनसेंसिटिव होते थे तो उनको कहीं ना कहीं मुझे फेस करना पड़ता था और हायर लेवल पर मैं तुरंत अपनी बात कहता था। मैंने उस समय 4 कॉन्फ्रेंसेस की, 2 इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस की। आपने ज्वाइन किया? आई वॉज ऑर्गेनाइजर। 1 एनजीए में हुआ, दूसरा इंदौर में हुआ। जब मैं आंध्र प्रदेश पहुंचा, नया हाई कोर्ट था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जी, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं था। तब मुझे लगा कि ऐसे में हाई कोर्ट को कैसे सस्टेन किया जाए। पहुंचा तो मैंने देखा कि 13 डिस्ट्रिक्ट थी उस समय, उनमें से 11 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह स्ट्राइक थी। एडवोकेट्स वर नॉट वर्किंग। क्यों? जब उनसे पूछा तो उनका कहना है यहाँ पर ये 3 कैपिटल बनना चाहिए उस स्टेट के। 6 डिस्ट्रिक्ट ये कहते थे नहीं बनना चाहिए, 4 कहते थे बनना चाहिए और 1 कहते थे न्यूट्रल हमारे यहाँ बनना चाहिए। तो ये परिवेश में मैंने काम शुरू किया। धीरे धीरे एडवोकेट्स को समझाया, स्ट्राइक ख़त्म कराई। हाई कोर्ट में गया, फाइलें फैली हुई थी चारों तरफ, अरेंज ही नहीं हुई थी। हाई कोर्ट से फाइलें अरेंज कराई। हमारा हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट बना जिसने 25 मार्च 2020 को सबसे पहले वर्चुअल हियरिंग की। फिर हमने रूल्स बनाए फाइलिंग के, केस की सुनवाई शुरू की वर्चुअल और काम शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमने केवल 18 जजों के साथ 94,000 केसेस सुने कोविड के पीरियड में, कि फर्स्ट नंबर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट था और जहां जजेस की संख्या हमसे 5 गुनी थी। उन्होंने 1 लाख के करीब केस सुने। तो हम लोगों ने हार्ड लेबर किया, बहुत मेहनत की, हमारे जजेस ने, मैंने और हमारे स्टाफ ने। वहाँ का एक केस मुझे याद आता है। वहाँ सरकारी बिल्डिंग जितनी भी थी ना, उन सबको जो रूलिंग पार्टी थी उसने अपने झंडे के कलर से पोत दिया। आंध्रा की बात बता रहे हैं? आंध्रा में। तो केस हमारे सामने आया कि क्या कोई भी पार्टी पॉलिटिकल गेन के लिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को उस कलर में पेंटिंग कर सकते हैं? पार्टी कलर में। पार्टी कलर। आई हर्ड इट, पास द जजमेंट रेफरिंग नेशनल बिल्डिंग कोड कि दिस कैन नॉट बी यूज फॉर the political benefits. Supreme Court affirmed that judgment. Even then it was not changed. In a contempt, they said we added 1 more color, so therefore this may be mitigated. Again I passed the order. Even then they have not changed. Contempt was brought. Chief Secretary was present, and then thereafter they could have changed it. Similarly, in primary schools, Telugu was the compulsory language. Mother tongue must be a compulsory. हम हिंदी में पैदा हुए, हिंदी स्टेट में, हम हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में दिमाग में बात करते हैं। बिल्कुल। उसको हटा के कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम कर दिया।
तेलुगु को इरेडिकेट कर all English medium primary schools, even of the government schools. So the matter issue is pending still. I referred the national education policy wherein this is essential. I passed the orders. I have done as per my conscience. Consequently, I have been transferred from Andhra to Sikkim. अच्छा, these things happen there also. Because of that. But reached Sikkim, not bothered for anything. Same capacity. Chief Justice, I called the doctors and the government. The COVID workers are not duly working. Then I affluent जो था वेस्ट था of the pharma companies. I tightened the government. I established National Law University Sikkim. At that time appointed Vice Chancellor. So I did my work. I stood behind the work. कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं की. किसी बड़े विद्वान व्यक्ति ने कहा कि अगर कोई क्या सोच रहा है ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा, उसका काम उसको ही करने दीजिए. पूरा अवसर मिलना चाहिए, दिमाग का उपयोग करें. वो 94,000 केसेस, ये बहुत बड़ी एक संख्या है. इस बैकग्राउंड में ही मैं ये पूछूंगी आपसे कि जो नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग है, अक्सर बात की जाती है, एक और बात कही जाती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. और इसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद आ रहा है, कुछ दिन पहले हमने भी पढ़ा था, मीडिया में आया वो, कि एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और एक और किसी कोर्ट ने जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे, तो जजमेंट आई और उनको दोषी पाया गया. एक 83 इयर्स के हैं, एक शायद उससे थोड़ी ज़्यादा है पर्सन. उनको दोषी पाया गया और जेल भेजने का निर्णय दिया गया, लिहाजा उनको भेजा भी गया. लेमैन के तौर पे जो मेरे जहन में बात आई वो ये आई कि आपने सज़ा दी. उससे पहले वो व्यक्ति इतने समय तक 35 साल लगभग बाहर था, उनको पकड़ के ले जाया जा रहा था कोठरी के अंदर, सज़ा दी है, तो ये उसके लिए सज़ा है या जो दूसरे लोग वहाँ व्यवस्था बनाने के लिए हैं उनके ऊपर सज़ा है? प्लीज़ कुछ विज़न अपना दें, कुछ विचार व्यक्त करें. देखिए, मैं आपको स्पष्ट बात बताऊं, हमारे यहाँ पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है. फॉरेन कंट्रीज़ और इंडियन को कंपेयर करें, पॉपुलेशन रेशो एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस, डिफरेंस है 1:20 का. हमारे यहाँ एक जज है उतनी पॉपुलेशन पे, वहाँ 20 जजेस. लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी यही है. मैं डाटा यदि दूं, जब मैं हाई कोर्ट में जज बना था 2005 में, उस समय 1,88,000 केसेस पेंडिंग थे. और आज का डाटा दूं, 4,92,000 केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में. और उस समय भी 53 की स्ट्रेंथ थी जजेस की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, आज भी 53 की स्ट्रेंथ है. मैं अपनी इस वार्ता के माध्यम से किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं करना चाहता. मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं जज रहा, पूरे कैरियर में मैंने 14 घंटे से कम काम कभी नहीं किया. और सुप्रीम कोर्ट में ये 16 घंटे भी इससे कम नहीं किया मैंने. कई बार तो मेरा ऐसा अवसर होता था कि मैं 2 बजे तक फाइलें देखता था, फिर जजमेंट लिखाता था, या मुझे स्पीच देने जाना है तो स्पीच के ऊपर बैठता था. सुबह 4 बजे सोते थे, 8 बजे उठते थे, कोर्ट चले जाते थे. कई बार पैरासीटामोल के लेते थे, थक जाते थे. तो ये स्थिति थी एग्जिस्टिंग जजेस की. अब बात आती है पेंडेंसी और इंक्रीज ऑफ द पेंडेंसी. इंक्रीज मैंने आपको बता दिया. अगर हमको इसे कम करना है तो कोई रास्ता मुझे समझ नहीं आता, जजेस कुछ भी कर लें, कम नहीं होगी. पेंडेंसी है, उसको कम करने के लिए स्ट्रेंथ बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है साइमल्टेनियसली, और इस रेशियो में बढ़ाना चाहिए जिस रेशियो में आगे इंक्रीज हो रहा है फाइलिंग का, केस फाइल हो रहा है. अदरवाइज डिले इज बाउंड टू हैपन. जहाँ तक पर्टिकुलर उस केस का सवाल है जिसका आपने अभी रेफरेंस दिया, उत्तर प्रदेश वाला, आपकी बात ठीक है कि इस एज में इन परिस्थितियों में क्या किया जाए. लेकिन यदि एक्विटल सेटिस्फाइड करके कन्विक्शन किया है तो 302 में कोई दूसरी सज़ा नहीं है, सज़ा LI ही है, उनको जाना ही पड़ेगा. अब वहाँ पर मैनेज कैसे किया जाएगा उस एज में, सर्टेनली ये एक क्वेश्चन है. आयरनी मैं मानता हूँ, लेकिन एक बार उस जज की तरफ देखता हूँ, जज को भी बाउंड टू पास एन ऑर्डर. डिले हैपन, ये खेदजनक है. अब इसी के साथ जुड़ा ही हुआ अगला मेरा प्रश्न है कि जैसे सामाजिक परिदृश्य बहुत बदल रहा है, आप भी इस चीज़ को अनुभव कर ही रहे हैं, डिजिटलाइजेशन और सोसाइटी. इस परिदृश्य में न्यायपालिका के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आप किसे मानते हैं? न्यायपालिका के सामने है संविधान की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि कानून के समक्ष प्रत्येक नागरिक समान हो, क्योंकि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान माना है, इंडिविजुअल एज वेल एज गवर्नमेंट. कारण क्या है? यदि मैं पक्षकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं
तो पक्षकार का थॉट प्रोसेस होता है कि मैं कोर्ट जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा। तो रहीम का दुआ है, दीन सवन को लखत हैं, दीन लखे न कोय, जो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सम होय। उसका मतलब यह है कि दीन लोग जो होते हैं ना, जिनका कोई नहीं है, जो सब जगह से परेशान है, उनको कुछ चाहिए, जो न्याय लेना है, तो वो सबकी तरफ देख रहे हैं, वकीलों की तरफ देख रहे हैं, न्यायाधीश की तरफ देख रहे हैं। लेकिन यदि वकील और न्यायाधीश उस दीन की तरफ देखें तो उस दीन की नज़रों में उनकी कीमत क्या होगी? दीन बंधु, भगवान के समान। और हमको एज ए जज लोग माय लॉर्ड कहते हैं। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ सर, वकीलों की बात छोड़ दीजिए, जजेस की नज़र रहती है वहाँ? जजेस की नज़र पूरे कोर्ट के एक एक आदमी पर होती है सर? बिल्कुल, एक एक चीज़ देखते हैं और हमको लगता है यहाँ बात करना चाहिए तो करते भी हैं। कुछ अनफॉर्चुनेट घटनाएं भी होती हैं, कई घटनाएं हमने देखी हैं। अभी भी रिसेंटली एक रिपोर्टिंग आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक इंसिडेंस हुआ, 2 बच्चे अपीयर हुए थे। तो इस तरह की कई घटनाएं होती हैं। लेकिन जज है, उसको जज करना है हर चीज़, क्या ठीक क्या गलत। फर्स्ट तथ्यात्मक तौर पर, फिर कानूनी तौर पर और फिर इंटरप्रिटेशन के तौर पर। तो ये 3 पहलुओं को अप्लाई करके यदि कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है कोर्ट में किसी भी केस में, तो वो आगे बढ़ जाएगा। आपने क्वेश्चन पूछा, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ऐसे में आप कोर्ट को आज के परिवेश में कैसे देखते हैं? सब श्रोताओं को बताऊंगा। ये मैडम का इंडिकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की व्याख्या से ही इनकी थॉट प्रोसेस को यहीं पर डेंट कर दूंगा। इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग का होता है, हु इज लाइव, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेड बाय दैट ह्यूमन बीइंग। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस may be useful to sharpen you, may be useful to have some primary work, but the work of a judge who has to endeavor witnesses, who has to look the person who has come to seek justice in the court, या the person who has come to get seal of the court, though he is mighty, get seal from the officials or department and further want a seal of the court. So now this cannot be judged by the artificial intelligence and answer every judgment and issue in the perspective of the parties, in the perspective of the situation, and because people looking forward towards court. आज की तारीख में ऑर्डिनरीली भी आपने देखा होगा, जब किसी से झगड़ा होता है तो वो पता है क्या कहता है? ठीक है, देखते हैं, मैं कोर्ट में देख लूँगा तुमको। जी। तो जहाँ लोगों का आस्था और विश्वास हमारे न्यायिक सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, उस समय न्यायाधीश की जिम्मेदारी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नहीं। न्यायाधीश को स्वविवेक से उन परिस्थितियों में न्याय करना होता है। मेरा प्रश्न है, जजमेंट लिख देना, ऑर्डर कर देना न्याय है? नहीं, ये माध्यम है और इस माध्यम में किसी भी जज को नियरर टू ट्रुथ जाना पड़ेगा, तथ्यात्मक तौर पर, कानूनी तौर पर, और तत्पश्चात वो परिस्थितियां जिनमें ये घटना घटी। अब आप समझ सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जिस तरफ जा रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, वो कितना न्यायिक सिस्टम में जस्टिस डिलीवरी के लिए यूज़फुल है या नहीं। ये श्रोताओं, आप स्वयं इसका विवेक से असेसमेंट करें और तब डिसाइड करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ तक जजमेंट डिलीवरी के लिए यूज़फुल है। एल्गोरिदम एक जज का काम तो नहीं कर सकता, निकट भविष्य में नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता जज का। एनालिसिस हो सकता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों का एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन आपको एआई को हर पॉइंट पे फैक्ट देना पड़ते हैं, वो भी उनके पास नहीं है, उसमें से निकाल नहीं सकते, तो आपको उतना ही काम करना पड़ता है। तीसरा, डाटा प्राइवेसी, क्या करेंगे आप? इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स पायरेसी, नथिंग कैन बी पॉसिबली डन, एंड देयरफॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। सर, एक जज के तौर पे फैसला लेते समय कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है, बैलेंस कैसे आती है? मेरा बहुत सिंपल आंसर है। कोई भी व्यक्ति यदि अपने बच्चे को एडमिशन दिलाता है
सोचता है इस स्कूल में, इस स्कूल में, इस स्कूल में, इस स्कूल में, लेकिन डिसीजन लेने में कितनी तकलीफ़ होती है। 10 स्कूल के बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पाता, और मैं एज ए जज डिसीजन लेने में फर्म हूँ। तो आपका डिसाइसिव माइंड होना चाहिए। फर्स्ट, तथ्य आपके सामने हैं, कानून आपके सामने हैं, जजमेंट की नॉलेज है, तो आपको तुरंत फैसला करने में आसानी हो जाएगी। अब प्रिकॉशन कहाँ है? प्रिकॉशन है कि जज शुड नॉट बी बायस्ड, जज शुड नॉट नोन टू एनी ऑफ द पार्टी। अगर आप ये दो चीज़ हैं, आप अनबायस्ड हैं, तो आपका फैसला निश्चित तौर पर तथ्य और कानून के साथ नियर टू ट्रुथ की तरफ जाएगा। आप कोई अदरवाइज डिसीजन ले ही नहीं सकते। बायसनेस तो लर्निंग के साथ ही नहीं, लर्निंग के साथ ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है लर्निंग के साथ। राइट। अच्छा सर, जो कानून के क्षेत्र में आने वाले युवा हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 3 संदेश। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, पहला। दूसरा, धैर्य और ईमानदारी। तीसरा, संवेदनशीलता। यदि आप कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं, यदि आप में धैर्य है और आप संवेदनशील हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जैसे ही आप धैर्य और संवेदनशील हैं, तो ईमानदारी आपको अपने कार्य में अपने आप दिखने लगेगी। अन्यथा जैसे ही आप दिखता है मुझे जल्दी पैसे वाला बनना है, आपकी ईमानदारी खो जाती है। पोस्ट रिटायरमेंट थोड़ा समय आपको मिल रहा होगा, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, तो क्या सोसाइटी की तरफ या कोई और वर्ग जिसको आप कुछ ख़ास तरीके से योगदान देना चाह रहे हैं, प्लान्स हैं? मैडम, मैं पद से रिटायर हुआ हूँ, सोसाइटी की जिम्मेदारी से रिटायर नहीं हुआ। हो सकता है कि मैंने आपके पूरे प्रश्न का उत्तर इस एक लाइन में दे दिया। जहाँ तक फुर्सत का सवाल है, थोड़ा सा जो रेगुलर रूटीन था मैं उससे कहीं रिलैक्स हुआ हूँ, लेकिन दूसरे काम चालू हो गए। हम लोगों के पास आर्बिट्रेशन, ओपिनियन, वो काम करना पड़ता है, वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा अपना टारगेट है कि मुझे सोसाइटी को कुछ रिटर्न करने का मेरा मन है। मैं ये नहीं कहता कि मैं क्या कर पाऊँगा, पर मेरा विचार है कि मुझे सोसाइटी ने जो दिया है, लोगों ने मुझे सहयोग किया मेरे कार्य करने में, मेरे को बाधाएं नहीं डाली, वहाँ से निकल के मैं यहाँ तक आया। यहाँ से जब मैं देखता हूँ पलट के अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि को, तो मुझे लगता है कि मुझे सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना है। मेरे 2-3 प्लान हैं। एक तो मेरी जन्मभूमि को कोशिश करना है कि वहाँ के युवा संस्कारित हों, जौरा वेल एजुकेटेड हों, और अगर हेल्थ के कोई इशू हो तो उनको हम रिजॉल्व कर सकें। संस्कारित के लिए वहाँ हमारे परिवार ने और वहाँ के लोगों ने मिलकर वहाँ पर एक मंदिर की स्थापना की। रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से वो मंदिर है। वहाँ पर एक वेद विद्या का अध्ययन का स्कूल भी चल रहा है, जिसमें आज 20 बच्चे स्टडी कर रहे हैं। उसी के माध्यम से हम कई और एक्टिविटीज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़। मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे देखना था कि जो अनफेयर संस्था ना हो, मैं काम कर सकूं, मैं कर रहा हूँ। मेरी मदर के नाम से हम मेडिकल कैंप करते हैं साल में 1-2 दिन का, और उस मेडिकल कैंप में 8,000 से 12,000 जौरा में आते हैं। और जब मुरैना हुआ था तो उसमें 7 दिन के कैंप में 1 लाख से ऊपर पेशेंट्स आए थे। तो हम वो काम करते हैं। एजुकेशन पर मेरा फोकस है। और अब मैं लीगल प्रोफेशन में जो हमारे एडवोकेट्स हैं, उनके कुछ अपलिफ्टमेंट के लिए मैंने अपने ब्रदर जजेस से बात किया है, हाई कोर्ट के जजेस से बात किया है कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ये मेरे प्राइमरी फोकस है। ईश्वर मुझे शक्ति दे कि जो मैं सोच रहा हूँ उसको मैं साकार कर सकूँ। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सर। ऐसी एक रिवायत है, और आपके साथ तो मैं भी बहुत जिज्ञासु हूँ ये जानने के लिए कि ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे होता था सर, अनवाइंडिंग का प्रोसेस क्या था? गीत सुनते थे आप? एक ही शब्द है मेरे पास, प्रायोरिटी। मैं प्रायोरिटी डिसाइड करता था। यदि मेरी फैमिली प्रायोरिटी है उस समय, तो मैं फैमिली की तरफ बेंड हो जाता था। लेकिन मेरी जर्नी, जाना आना, बैठना, मेरा आईपैड और मेरे जजमेंट्स मेरे साथ रहते थे। तो कई बार ये भी हुआ कि मैं रात को पहुंचा, सुबह 6 बजे से ऑफिस में बैठा, 9 बजे तक काम किया, 10 बजे कोर्ट पहुंच गया। प्रायोरिटी डिसाइड यदि आदमी कर ले
कि मेरी आज ये प्रायोरिटी है। हाँ, इस बीच में मैंने संगीत नहीं सुना, इस बीच में कभी नहीं सुना मैंने। तो सर, अगर हम कहें कि आप अपनी पसंद का एक गीत बताएं जो हम आपकी ओर से अपने श्रोताओं को भी सुनवाएं, तो वो कौन सा गीत होगा? अब इस समय तो मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा। कॉलेज में जाइए ना सर। मैं मोहम्मद रफ़ी को सुनता रहता था पहले। बड़े खूबसूरत गीत हैं उनके। कोई भी नहीं याद आ रहा सर? इस समय ध्यान नहीं आ रहा, पुराने गीत ही सुनता हूँ। कोई कविता सुनाइए जो आपने लिखी हो, उसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं। कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो हरवंश राय बच्चन की है। ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी बड़ा अजीब है। वो शामें कटती नहीं और रात गुजरती चली जा रही है। ये अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी। अगर जीत जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछा छोड़ जाते हैं। वाह। मिट्टी पर बैठ जाता हूँ अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। अंत में जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, आप उन्हें ऐसा क्या संदेश देंगे कि जितने जिम्मेदार और अच्छे वो हैं उससे भी और अच्छे और बेहतर बन सकें? एक ही चीज़ है मित्रों, परिश्रम को अपना साथी बना लो। सफलता का कोई त्वरित मार्ग नहीं है। जो उपलब्धि आपको ईमानदारी से मिल सकती है उसके लिए कोई भी शॉर्टकट अपनाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर बाकी सब चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। ईश्वर आपको सही रास्ते पर अपने आप ले जाएगा। धन्यवाद सर, आपने अपने अमूल्य समय में से ये क्षण निकालकर सार्थक बातचीत की। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आपके अनुभव, विचार और मार्गदर्शन हमारे श्रोताओं के लिए निश्चित ही प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।